Hello students, good evening. Hello Pankaj, hello Shruti. Good evening to you all. चलो जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो जैसे हमने बेसिक्स पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो आज उसका कंटिन्यूएशन है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का हम कुछ पार्ट्स आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है क्या आप लोगों को? प्लीज मुझे बता दो। चलो तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मुझे पता चल गया है, लोग स्टूडेंट्स ने कमेंट कर दिया है कि आवाज़ क्लियर आ रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो चलो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। तो जैसे कल आपने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है कि हाउ मच मैन पावर डू वी नीड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, उसका अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? बाय following a process that is recruitment, selection, induction, training and development. So today we will discuss about that. So first जो है that is recruitment. तो recruitment क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो let's read the definition first. According to Edwin B. Flippos, recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating them to अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट और ब्रिंगिंग अ कैंडिडेट ऑन बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया जाता है, बल्कि अब पूल ऑफ कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं या जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू अप्लाई फॉर द जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में पता चल गया कि इतना मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। कैंडिडेट्स को बोलती है और कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करती है टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, तो उसमें से जो भी सिलेक्ट होंगे, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे या क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होंगे, दे विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो इट इज अ पॉजिटिव स्टेप। इसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है। चलो तो मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग टैलेंटेड एप्लीकेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है। जितने लोग हैं पोटेंशियल, उनको फाइंड करना, उनको स्टिमुलेट करना कि अप्लाई करें, उनको अट्रैक्ट करना इज रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में काम कब होगा? जब हमारे पास एम्प्लॉयज होंगे। तो रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज, ब्रिंगिंग न्यू एम्प्लॉयज क्या करेगा? वर्क को इफिशिएंटली करने के लिए, वर्क हमारा इफिशिएंटली होगा बाय रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज, ठीक है। हमारी अच्छे से फुलफिल हो जाएंगी। तो जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिना लोगों के काम हो ही नहीं सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो नए लोगों को हमको बुलाना है। फॉर दैट वी नीड टू ऑर्गेनाइज अ रिक्रूटमेंट ड्राइव, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बताओ, जस्ट अ सेकेंड।
चलो, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट फोकस करता है ऑन अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स नॉट एम्प्लॉयज. रिक्रूटमेंट फोकसेस ऑन catching the attention of the people by making them apply for jobs, thereby facilitating selection process. ठीक है, तो हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है और इसके बाद होता है सिलेक्शन प्रोसेस. तो जब तक आप ये नोट डाउन करो, थोड़ी देर में फिर हम डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक. Can you hear me properly now? चलो, तो आई होप आपको रिक्रूटमेंट समझ आया हो. तो आवाज आ रही है मेरी आपको? कोई नॉइस तो नहीं आ रही है अब? Can you hear me properly now? Okay, now it is clear. चलो, तो अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा, दैट इज सिलेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स. चलो, तो जो आपने देखा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, अट्रैक्ट करना होता है एम्प्लॉयज को कि वो आकर अप्लाई करें. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है. हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, किसी का अलग हो. और कैसे डिफर करता है? बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से अलग है, तो उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दैट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. चलिए, तो अब हम देखते हैं सेकंड. अब हम इसका कंटिन्यूएशन देखते हैं. अभी और भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिक्रूटमेंट, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो इनको मैंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया. फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फैक्टर. तो इंटरनल फैक्टर क्या होंगे? दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के ही फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस. एक्सटर्नल जो है उस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन. ये बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके फैक्टर्स हैं. तो अब अभी हम देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, कुछ रिक्रूटमेंट पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की. तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी. तो जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है दैट विल इफेक्ट दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसी है, वो बताती है कि हमको कैसे एम्प्लॉयज रिक्रूट करने हैं, जेंडर पैरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सब इन्फ्लुएंस करता है. तो ये तो फर्स्ट फैक्टर. सेकंड था साइज ऑफ द बिजनेस. अब जितना बड़ा साइज बिजनेस का होगा उतने ज्यादा कैंडिडेट्स हमको लाने पड़ेंगे, उतनी ज्यादा बार फ्रिक्वेंटली रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो साइज भी इन्फ्लुएंस करता है. अगर स्मॉल बिजनेस है तो हमको ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो साइज भी इन्फ्लुएंस करता है. थर्ड जो फैक्टर है दैट इज रिक्रूटमेंट कॉस्ट. अब जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट होगी कंपनी की,
दैट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस, कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मोड रिक्रूटमेंट हमको अप्लाई करना है। ठीक है, हमको अगर कम कॉस्ट होगी तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला मोड नहीं चूज करेंगे रिक्रूटमेंट का, और ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करेगी कि जितना कम कॉस्ट में रिक्रूटमेंट हो पाए उतने कम कॉस्ट में रिक्रूटमेंट पॉसिबल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कल हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बताया गया था कि पूरी अवेलेबिलिटी कराता है वो मैन पावर की, डिटरमाइन करता है कि हाउ मच मैन पावर इज नीडेड, अंदर से इंटरनली कितना मैन पावर है, और या फिर अगर डेफिसिट है, सरप्लस है, तो उसके बेसिस पर हम एक प्लान बनाते हैं। तो जो HRP है वो भी इन्फ्लुएंस करेगी, इट इज अ वेरी बिग फैक्टर और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये थे इंटरनल फैक्टर। अब कमिंग टू दी एक्सटर्नल फैक्टर, फर्स्ट कम्स लेबर मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट के जो नॉर्म्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे, लेबर इजीली अवेलेबल है नहीं है वो भी रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, फिर सेकंड आता है कि जो कंपनी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है उसकी इमेज क्या है मार्केट में, उसकी गुडविल क्या है। अगर उसकी इमेज काफ़ी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे, वो अप्लाई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको कंपनी को डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी वाइल अट्रैक्टिंग दी कैंडिडेट्स। अगर इमेज खराब है तो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, कोई लोग अप्लाई ही नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर उनके कॉम्पिटिटर्स काफ़ी सारे हैं, कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, कंपटीशन इज वेरी हाई, तो उनको अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम अपडेट या चेंज करनी पड़ेगी, तो ये भी इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है रिलेटिंग टू गवर्नमेंट, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट प्रिवेल कर रही होगी वो भी इन्फ्लुएंस करेगी रिक्रूटमेंट को। ठीक है, जो नॉर्म्स है सोसाइटी के या जो लीगल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, कुछ रूल्स आए हैं नए, तो दैट विल आल्सो इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। चलो, तो अब हम करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस। तो चलो, कंपनी ने डिटरमाइन कर लिया कि दे नीड 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो उनको क्या करना पड़ेगा, काफी बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव जो ऑर्गेनाइज करेंगे उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, फर्स्ट तो है इंटरनल सोर्सेज, सेकंड है एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब आपको समझ आएगा, इंटरनल मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ओके, लीला ने पूछा है न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रही है। लीला, हमारा ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 21 मार्च। ठीक है, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो, और फ्यूचर में हमारे और भी बैचेस स्टार्ट होंगे तो वो बाकी लोगों के लिए, तो आप अभी जो 21 मार्च वाला है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज जो होंगे वो हम क्या करेंगे, जो HRs हैं, जो रिक्रूटमेंट टीम है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाना पड़ेगा टू हायर अ न्यू कैंडिडेट। ठीक है, वो इंटरनली ही हो जाएगा, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या आता है इसमें, प्रमोशन होता है। ठीक है, कोई वैकेंसी आई, कोई वेकेंट पोजीशन थी, अब हमने देखा कि देयर इज अ केपेबल एम्प्लॉय विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हु कैन फिल दैट पोजीशन, तो उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा उस जॉब पोजीशन के लिए, उस वैकेंसी के लिए, और वो फिल की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रमोशन। इसमें काफी सारे टाइप्स हैं, सोर्सेज हैं, हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, सेकंड इज ट्रांसफर। अब सपोज एक लोकेशन पे हमारी एक्सेस सरप्लस में थी मैन पावर, सेकंड में हमको नीड थी, तो क्या करेंगे हम, ट्रांसफर कर देंगे ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो ये भी इंटरनली हो रहा है, हमको बाहर से रिक्रूट नहीं करना पड़ रहा है। तो सेकंड इज ट्रांसफर। थर्ड इज IJP, दैट इज इंटरनल जॉब पोस्टिंग। अब ये क्या होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होती है, इसमें IJP बोलते हैं इसको, कंपनीज के एम्प्लॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं जो सीनियर बन गए हैं, जो जिनको ज्यादा टाइम हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, एटलीस्ट 1 or 2 years, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर IJP। इसमें क्या होता है, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट लोग स्विच कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो दैट इज ऑल्सो इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फोर्थ है एम्प्लॉय रेफरल। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने
रेफरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा दिया है, एम्प्लॉयज को कहा है कि दे कैन रिफर देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। तो एम्प्लॉय रेफरल भी इंटरनल सोर्स है, क्योंकि इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एचआर है, डिपार्टमेंट है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग द रिक्रूटमेंट ड्राइव, उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, दे आर हायरिंग इट इंटरनली। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस काफी सारे हो सकते हैं, कोई कंसल्टेंसी फर्म को कोलैबोरेट कर लिया, उन्होंने हायर किया है न्यू एम्प्लॉयज को, उन्होंने हेल्प की है, ठीक है, या कंपनी ने खुद एक रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, कैंपस प्लेसमेंट किया है। ठीक है, तो काफी सारे हैं, थर्ड पार्टी से उन्होंने कांटेक्ट किया है, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इन चारों के अलावा जो भी है दैट इज एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। चलो नेक्स्ट, अब हमारा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है, एम्प्लॉयज जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई कर दिया है जॉब के लिए। अब ये पॉजिटिव था कि एम्प्लॉयज आ रहे थे। अभी नेक्स्ट कम्स सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? इट इज अ नेगेटिव, इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। अब नेगेटिव से आपको क्या समझ आ रहा है? नेगेटिव मतलब इसमें हम एलिमिनेट करेंगे जो कैंडिडेट्स हैं उनको, जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम सारे के सारे कैंडिडेट्स को तो नहीं चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको उनकी कॉम्पिटेंसी जज करनी पड़ेगी, वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमको नीति 1000 कैंडिडेट्स की और हमको 5000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो वी विल जज कि कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा ज्यादा सुटेबल है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम उसको चूज करेंगे और बाकी लोगों को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि सिलेक्शन जो है इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस और पॉजिटिव प्रोसेस, तो आंसर क्या देना है? इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, वेयर एज जो रिक्रूटमेंट है इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। तो आप ध्यान रखना कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब एम्प्लॉयज ने सॉरी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, नाउ वी विल जज दैट कैंडिडेट। इंटरव्यू होगा उनका, जो भी रिक्रूटमेंट आगे का प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा, फॉलो अप किया जाएगा, और हम क्या करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिंग द कैंडिडेट बेस्ड ऑन हिज और हर स्किल्स, और जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनको हम कर देंगे एलिमिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, हमने सबको एलिमिनेट कर दिया, और जो हमारे लिए लग रहे थे कि ठीक है इनकी स्किल्स मैच हो रही हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से, वी हैव सिलेक्टेड दोज कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इट इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर रिक्रूटमेंट। ठीक है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, देन वी सिलेक्ट द कैंडिडेट्स, तो सेकंड स्टेप है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सिलेक्शन के बाद हम कैंडिडेट्स को ऑन बोर्ड लाते हैं, ऑन बोर्ड। ओके, तो चलो ये लिखना है तो लिख लो, जब तक मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। युवराज इज आस्किंग डेमो क्लास अवेलेबल है क्या? यस युवराज, 7 days फ्री डेमो अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा था रिक्रूटमेंट, नाउ वी आर स्टडीइंग सिलेक्शन, तो आई होप आपको सिलेक्शन समझ आ रहा हो। ठीक है, चलो अब आगे का पढ़ते हैं। अब देखो, पूल ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, पूल क्या था? 5000 कैंडिडेट्स। ठीक है, उसमें से हम 1000 को ही सिलेक्ट करेंगे। तो आफ्टर अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स इज अट्रैक्टेड, फॉर द रिक्रूटमेंट। अब 5000 ने तो अप्लाई कर दिया, नाउ वी विल कंसीडर
those candidates who are eligible or who are skillful for the job they have applied. ठीक है, उनका फाइनल सिलेक्शन का एक प्रोसेस है वो फॉलो होगा, देन ओनली वी विल सिलेक्ट द कैंडिडेट्स. ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में. ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ये प्रोसेस ऑर्गेनाइज होता है व्हेन देयर इज अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, फिर हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं. दिस प्रोसेस ठीक है, तो सिलेक्शन क्यों होता है? सिलेक्शन का क्या पर्पस है? सिलेक्शन का ये पर्पस है टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स. ठीक है, जो कि जो जॉब है वो अच्छे से फुलफिल करे, अच्छे से कंप्लीट करे और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाए. ठीक है, aim is to select the best candidate amongst the pool of candidates. ठीक है, तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में ही अब हम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं और जो हमारी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी उसके लिए हमको अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी. अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? फ्रॉम सिलेक्शन. तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी इफेक्टिव. तो पुनीत पूछ रहे हैं मैम रजिस्टर करना हो तो लिंक कहाँ पर मिलेगी? लिंक आपको भेज देंगे, यू कैन चेक दैट लिंक एंड रजिस्टर फ्रॉम दैट लिंक. ठीक है, चलो, तो आपको समझ आया कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन? मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट में बता दो मुझे यस लिख के अगर समझ आ गया हो तो. चलो, अब हमारा हो गया रिक्रूटमेंट इज डन, सिलेक्शन इज डन. अब सिलेक्शन तो हो गया, एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट कर लिया. नाउ ही इज ब्रिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. वो उसको क्या किया है? हमने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ गए हैं. ठीक है, कैंडिडेट को ऑन बोर्ड लेके आ गए हैं. फिर क्या होगा? कैंडिडेट आते से तो काम करना स्टार्ट नहीं कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी एक प्रोसेस होगा कि कैसे उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए उसके काम से. तो देयर इज अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंडक्शन प्रोग्राम. इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन इज जस्ट लाइक वेलकमिंग द न्यू एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसका एक वेलकम, फॉर्मल वेलकम किया जाता है, where rules, regulation, policies and the work he need to do in the organization is all mentioned or described to the new candidate. ओके, स्टूडेंट्स ने बोला है समझ आ गया है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. चलो, तो जब हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो जाता है, when an employee is introduced to the practices, policies
and purposes of the organization. It is called induction. ठीक है, इंडक्शन समझ आया? इट इज जस्ट लाइक वेलकमिंग द न्यू एम्प्लॉय. वेलकम किया जाता है और उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि उसको कैसे काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोड ऑफ कंडक्ट है. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द इंडक्शन प्रोग्राम. ठीक है, आइडिया क्या है? आइडिया इज टू वेलकम अ न्यू कमर. जो भी नया पर्सन आया है ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छे से वेलकम करना है. ठीक है, तो इंडक्शन का ये है, प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड टू वेलकम द न्यू कमर. ठीक है, तो हम उसको क्या बताएंगे, सारी प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड पर्पसेस बताएंगे और साथ में, ठीक है, साथ में क्या बताएंगे कि उसको क्या, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, उससे, उसका जो काम है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट जॉब. तो वो भी उसको बताया जाएगा ताकि उसको एक प्लान मिल जाए, एक हेल्प मिल जाए कि उसको क्या क्या काम करना है और उस हिसाब से फिर एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा. ठीक है, चलो अब उसका इंडक्शन प्रोग्राम भी हो गया है, मतलब उसको बता दिया है. नाउ कम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है? दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट. ठीक है, इंटर रिलेटेड है बट डिफरेंट है, एक ही सेम चीज नहीं है दोनों. तो एम्प्लॉय का इंडक्शन प्रोग्राम हो गया. अब उसकी जो स्किल्स हैं वो हमको क्या करनी पड़ेगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी या फिर बिल्ड करनी पड़ेगी अगर उसमें नहीं है, फॉर द एक्चुअल वर्क ही नीड टू डू. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जो भी स्किल्स हैं उसको डेवलप करनी है एम्प्लॉय में, तो फॉर दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू दैट एम्प्लॉय. तो ट्रेनिंग is a process of learning a sequence of programmed behavior. ठीक है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को जो परफॉर्म करना है, ठीक है, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए. तो ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है, तो ट्रेनिंग हो गया हमारा एक नैरो टर्म जो कि सिर्फ करंट जॉब से रिलेटेड है. ठीक है, इट इज रिलेटेड विथ द स्किल्स ऑफ करंट जॉब. इसमें सिर्फ वो चीज पे ध्यान दिया जाता है, स्किल्स विच आर नीडेड टू परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली. ठीक है, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है एम्प्लॉय का. तो जो सेकंड टर्म है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज डेवलपिंग द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय. दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस बोल सकते हो, या फिर ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और ये करंट जॉब से ही रिलेटेड नहीं, उसके करियर से रिलेटेड है. तो इट इज related to current job as well as the career of the employee. इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉय के पोटेंशियल को देखते हैं और उसको उसको हेल्प करते हैं कि उसका पोटेंशियल अनलीज करने में, मतलब उसका पोटेंशियल वो फुल तरीके से यूज कर पाए, उसको यूज करने में. और फॉर एग्जाम्पल उसको प्रमोशन करना है या फिर उसमें देखा गया कि पोटेंशियल है तो उसको हेल्प की जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है टू डेवलप फॉर प्रमोशन, और उसको जो हायर स्किल्स हैं हायर पोजीशंस के लिए वो डेवलप करने के लिए. तो जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग अ पर्सन फॉर अ बिगर रोल इज कॉल्ड डेवलपमेंट. फॉर अ बिगर रोल और जॉब
और प्रमोशन आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये सेम नहीं है ये दोनों टर्म्स, ऑल्दो दे आर इंटर रिलेटेड बट बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल। ठीक है, जो पर्सनालिटी होती है एम्प्लॉय की उसको ग्रो किया जाता है, उसको हेल्प की जाती है, मेंटोरशिप दी जाती है डेवलपमेंट में, तो उसका ओवरऑल जो करियर है वो अच्छा रहे। ठीक है, ट्रेनिंग में इट इज रिलेटेड टू द करंट जॉब ओनली। ठीक है, तो चलो समझ आ गया होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलो दो टर्म्स भी हैं, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जॉब एनालिसिस क्या है? इट इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस है, इट इज अ प्रोसेस। एग्जाम में कभी भी पूछेगा ये प्रोसेस क्या है, तो आप ध्यान रखो ना, जॉब एनालिसिस जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस इज सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। अब कोई जॉब है, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस। स्टडी की जाती है उस जॉब की और फिर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम नोट डाउन करते हैं। कब करते हैं? आफ्टर परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस। इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ टास्क विच कंप्राइज द जॉब एंड द स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड of the worker for a successful performance and which differentiate one job to another। अब इसमें सारा मतलब A to Z सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब, मतलब कोई भी जॉब है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस। तो इससे क्या होगा? डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम सारे जॉब्स को कि ये जॉब कैसे डिफरेंट है दूसरी जॉब से। ठीक है, और इसमें बताएंगे कि स्किल्स क्या क्या चाहिए, नॉलेज, एबिलिटीज और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जॉब से रिलेटेड, तो सारी इसमें चीजें बताई जाएंगी। एंड इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोसेस। चलो, तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, देन कम्स जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है दैट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, हमने जो भी जॉब एनालिसिस में परफॉर्म किया है उसको एक बहुत उसकी जिस्ट है उसको बहुत नैरो टर्म्स में डिफाइन करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन it describes the scope of job activities, major responsibilities and positioning of the job in the organization। ये जॉब को डिस्क्राइब करता है, जेडी है कि जॉब में क्या क्या स्किल्स हमको चाहिए, क्या क्या हमको परफॉर्म करना है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वेयर एज इन जॉब एनालिसिस पूरी डीप इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट द जॉब। ये सिर्फ आइडिया देता है कि डिमांड क्या है जॉब की। ठीक है, क्या उसको जॉब के अंडर परफॉर्म करना है। इट गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट दैट टू द वर्कर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस के बारे में। तो जो क्वेश्चंस हैं दैट इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड, आप जा सकते हो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन के काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप छोटे छोटे जो टर्म्स है लाइक जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो इन सब का ठीक है डिफरेंस अच्छे से समझ कर जाना, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है बट मैटर करता है एग्जाम में, क्योंकि हर गलत आंसर का मार्क्स आपको कट मतलब मिलते नहीं है। अगर सही आंसर दोगे तभी आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। छोटे छोटे डिफरेंसेस है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो परेश पूछ रहे हैं ऐप कैसे डाउनलोड करें। परेश यहाँ पे लिंक दिया गया है। ठीक है, इधर यू कैन गो थ्रू दैट लिंक और यू कैन गो टू प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड डाउनलोड आवर ऐप नेम्ड IFAS। ठीक है, IFAS सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगी। चलो, तो स्टूडेंट समझ आया हो तो मुझे बता दो कि समझ आ गया, ऑल क्लियर लिख दो कमेंट्स में।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, इसको कमेंट भी करना और अपने दोस्तों के साथ या जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर भी करना। तो आप हमारे ऐप में जाओगे तो हमारे ऐप में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, अबाउट जॉब एनालिसिस, अबाउट रिक्रूटमेंट, ये बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं, तो वहां पे सब कुछ A to Z कवर किया गया है अबाउट रिक्रूटमेंट, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है, कैसा प्रोसेस होता है, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल इज डिस्कस्ड इन दी ऐप। तो आप ऐप पर तो जरूर जाकर हमारे लेक्चर्स देखो, वहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज पूरा मिलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू श्रुति। चलो, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो, तो अब हम मिलेंगे कल। ये अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो पूरे वीक की सीरीज है, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वन टॉपिक। एक टॉपिक लिया गया HRM और उसी का हम रोज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स।